बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सौतेली बहन हर रोज़ हमारे घर रहने आती। इसके जाते मेरी बीवी सारा घर साफ़ करने लग जाती। मैं गुस्सा करता तो कहती कि अगर घर साफ़ ना किया तो मसला हो जाएगा। इसकी बात मुझे समझ नहीं आती थी और एक दिन बीवी को मेके भेजकर मैंने बहन को बुला लिया और अभी कुछ वक्त गुजरा था कि ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि पूरा घर तो वो सारी रात घर का दरवाज़ा बजाती रही लेकिन कोई भी घर का दरवाज़ा ना खोलता। मैंने इस पर तरस खाकर दरवाज़ा खोलना चाहा जब अम्मा ने मुझे मना कर दिया कि अगर मैंने ऐसा काम किया तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी। इस मरजानी को घर में बिल्कुल भी नहीं आने देना। मुझे इसके बारे में ये सब सुनकर काफ़ी अफसोस होता था, पर मैं इसका कहाँ कुछ लगता था। कहने को तो मैं इसका भाई था, लेकिन ख़ानदान ने इतना मजबूर कर दिया था कि अब वो भी मुझे अपना सौतेला भाई समझती थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वो मुझसे अटैच हो जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। मैं 5 साल का था जब मेरे अब्बा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। हम सऊदीया रहते थे। अम्मा के घर वाले भी काफ़ी अमीर थे। अम्मा की शादी इनकी पसंद की हुई थी। हम लोग काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हर एक हादसे ने अब्बा की जान ले ली थी। अब अब्बा का सारा बिजनेस अम्मा ही संभालती थी। अम्मा रोज़ ही सुबह ऑफिस चली जाती थी और मेरे पास खाला को छोड़ जाती थी। बहुत ख्याल रखती थी। मैं 8 साल का हुआ जब मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई थी जो अब अक्सर ही अम्मा से मिलने आते थे। वो अम्मा की उम्र की थी। इनकी बीवी ने छोड़कर चली गई थी क्योंकि इनकी बीवी को पैसों से प्यार था और इसे एक उम्मीद थी कि शायद अगर इसकी औलाद बेटा हुई तो शायद दौलत ने इसका मुकद्दर बन जाती। सबको यही लगता था कि इस लड़की की वजह से ही कल अलग हो गई है। अम्मा को भी यही लगता था। तभी जैसे ही वो इस लड़की को देखती थी तो उसके चेहरे के जाविये बिगड़ जाते थे। मैं अम्मा की ज़ुबान से इस लड़की के लिए तल्ख अल्फाज सुनकर अफसोस करता था। मैं अपनी अम्मा से बिल्कुल अलग था क्योंकि मेरी परवरिश मेरी खाला ने की थी। खाला ने मुझे बताया था कि सही क्या है और गलत क्या है। इस वजह से मेरी सोच अम्मा से बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई थी। अंकल भी जब आते थे तो उनके साथ उनकी बेटी होती थी, लेकिन अंकल काफ़ी परेशान लगते थे। एक दिन वो अम्मा को कहने लगे कि काश इनका बेटा होता तो इन्हें अपना बिजनेस बांटना न पड़ता। अम्मा को मालूम हुआ कि इधर तो अंकल भी अपनी बेटी से प्यार नहीं करते, इसलिए अम्मा अपने बिजनेस वाले दिमाग की वजह से इस लड़की को बुरा भला कहती रहती थी और अम्मा में ही मन में इसे अपना दुश्मन बना चुकी थी। कुछ दिन बाद अम्मा और अंकल आपस में बिजनेस पार्टनर बन गए थे। मैं ये सुनकर सिर्फ इस वजह से खुश था कि इसी बहाने मेरी बातचीत इरम से हो जाती थी। मैं और इरम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन जब भी अम्मा मुझे देखती थी कि मैं इरम के करीब जा रहा हूँ तो अम्मा यही कहती थी कि मैं इससे दूर रहूँ, वरना अगर इसका मनहूस साया मुझ पर पड़ गया तो मेरी किस्मत भी ख़राब हो जाएगी। अम्मा की इस बात को सुनकर मुझे काफ़ी अफसोस होता था। मैं इरम के साथ अटैच हो चुका था, लेकिन ये बात थी कि मैं सिर्फ इसे अपनी छोटी बहन मानता था और ख़ुद को इसका भाई मानता था। अम्मा और अंकल में ऐसे बिजनेस चलता रहा, लेकिन अम्मा ने एक फ़ैसला किया कि अगर इस बिज़नेस को इन्हें आगे चलाना है तो इस वक्त इन्हें दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना पड़ेगा। यही सोचकर एक दिन अम्मा और अंकल ने अचानक ही निकाह कर लिया। मैं कॉलेज जाता था, लेकिन जैसे ये बात सुनी तो मुझे काफ़ी धचका लगा था। मैं अम्मा से नाराज़ हो गया था। अब मैं अपनी खाला के पास रहता था। इरम मेरी बहन बन गई थी। पहले मैं इसे बहन की हैसियत से देखता था। खाला ने मुझे काफ़ी समझाया था कि एक अकेली औरत को हमेशा ही मर्द की ज़रूरत होती है, वो तभी तरक्की कर सकती है। खाला के समझाने पर मैं घर वापस चला गया, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा तो इरम की हालत देखकर मुझे धचका लगा था कि अम्मा इसके साथ काफ़ी बदतर सलूक करती थी, इसे मनहूस कहकर बुलाती थी। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। इरम का रूम ऊपर था और इसका कोई रूम नहीं था। वो रूम अगरचे स्टोर रूम था जिसमें इरम का बिस्तर होता था। अम्मा ने इरम को अपने घर में एक काम वाली ही बनाकर रख दिया था। रोज़ रोज़ इरम को नए नए काम देती थी और वो इतने मुश्किल काम होते थे कि इरम से किए नहीं जाते थे। अम्मा को एक दिन कहा कि अल्लाह ने इतना कुछ दिया है तो हमें काम वाली रख लेनी चाहिए, पर अम्मा कहने लगी कि अभी बिजनेस इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचा कि फजूल का पैसा ज़ाया कर सकें। मुझे अंकल पर हैरानी थी कि इरम की सगी बेटी थी इनकी, लेकिन वो इस चीज़ से गाफिल थे और कभी अपनी बेटी से मुखातिब तक ना होते। एक दिन अम्मा ने इरम को अपना सूट प्रेस करने का कहा। वो अम्मा का डिज़ाइनर का सूट था, लेकिन इरम से वो सूट जल गया था। अम्मा ने देखा तो इसे गालियां देने लगी और फिर अचानक इसे घर से निकालने का इरादा कर लिया। क्या तो छोटा नुकसान हुआ है, कल को कहीं बड़ा काम गलत हो गया तो क्या होगा। इरम रोती रही, लेकिन अम्मा ने मुझे भी दरवाज़ा खोलने से रोक दिया। मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगा कि काश इरम अपनी सहेली की तरफ चली जाए, और फिर इरम ने भी यही किया। मेरी पढ़ाई ख़त्म होने वाली थी जब भी अम्मा मेरी जल्द से जल्द शादी करवाने वाली थी ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में जल्दी से सेट हो जाऊं, पर मैं इस सब के लिए तैयार ना था। अम्मा ने मेरा अपने एक होनहार ऑफिस वर्कर से तारुफ करवाया जो कि देखने में काफ़ी हसीन था। अम्मा का कहना था कि हम दोनों कहीं मिलकर बैठकर बातचीत करते हैं।
इस बात पर मैंने भी अम्मा की बात का एहतराम किया। मैंने भी इस लड़की से बातचीत की। वो लड़की मुझे देखने में काफ़ी नवाबजादी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की जल्द ही बातों में आने वाली है। खूबसूरत तो थी वो, लेकिन वो कम अकलबीत लग रही थी। मैंने इससे बातों में लगाया और अम्मा का मकसद पूछा तो वो लड़की फ़ौरन बताने लगी कि अम्मा ने इरम से मेरी जान छुड़वाने के लिए मेरी शादी का फ़ैसला किया है। मैंने ये बात सुनी तो काफ़ी हैरान हुआ। मुझे अम्मा पर गुस्सा आ रहा था। इस ऑफिस वर्कर को भी मैंने साफ साफ कह दिया था कि वो लड़की मनहूस नहीं है। इस वर्कर ने मेरी बात सुनी तो इसका मुंह तर चुका था और मेरे सामने से उठकर चली गई थी। मैंने साफ साफ अम्मा को इनकार कर दिया था कि ऐसी लड़की से मैं हरगिज़ शादी नहीं करूँगा। अम्मा ने मेरी बात सुनी तो मुझे समझाने लगी कि इरम का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। इनकी बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था कि इनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया और अब मेरे दिल में इसके लिए कोई ख्यालात नहीं है। अम्मा ने मुझे साफ साफ कह दिया कि अगर ऐसी बात है तो मैं माहम से शादी के लिए हाँ कर दूं। इनकी बात में कंफ्यूज हो गया था कि माहम जैसी लड़की को कैसे अपनी बीवी बना लूं, जिसने इरम को अम्मा के कहने पर मनहूस समझ लिया। पर मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने अम्मा को फ़ौरन ही हाँ कर दी, लेकिन मैं इनसे कहने लगा कि मैं किस शख्स पर माहम को अपनी बीवी बना सकता हूँ। अम्मा ने जैसे मेरी शर्त सुनी तो इनका रंग उड़ चुका था और साफ साफ कह दिया कि वो मेरी इस शर्त को पूरा नहीं करेगी क्योंकि ये इनका काम नहीं है। अंकल भी बिजनेस के सिलसिले में लंदन चले गए थे। अब जो करना था मुझे ही करना था। मैंने सोच लिया था कि पहले इरम की शादी करवाऊंगा फिर ही खुद करूंगा, क्योंकि अम्मा और माहम की सोच मिलती थी और अगर माहम भी अम्मा के साथ शामिल हो जाती तो इरम को ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। इरम के लिए मैंने बहुत अच्छे रिश्ते तलाश किए थे, लेकिन इरम की उम्र काफ़ी कम थी। कभी वो कॉलेज भी गई थी, इसलिए हर रिश्ता रिजेक्ट हो जाता था। इस बात पर भी अम्मा और माहम ने इरम को मनहूस कहना शुरू कर दिया कि इसकी किस्मत ही ऐसी है कि जो कोई इसे रिश्ता नहीं दे रहा। मैंने अपनी एक दोस्त से बात की तो उसने इरम का अच्छी जगह रिश्ता पक्का करवा दिया था। मैंने काफ़ी छानबीन की, वो भी इरम की शादी का सोचा। मैं जानता था कि इस शादी में मेरे अलावा किसी को भी दिलचस्पी नहीं होगी और ऐसा ही हुआ था। मैंने इरम की सादगी से शादी करवाई थी और अपनी पॉकेट मनी से उसको कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर दी थी, लेकिन इसकी शादी के बाद भी माहम को इससे शिकवा रहता था कि मैं भी इसकी फ़िक्र करता हूँ। मैंने इसे साफ साफ कह दिया था कि मेरी बहन है और इसकी फ़िक्र मैं हमेशा करता रहूँगा। अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती है तो वो पीछे हट जाए, क्योंकि शर्त के मुताबिक अब मैं शादी से पीछे नहीं हट सकता था। माहम ने यह सुना तो चुप हो गई थी, लेकिन इसके बाप ने एक शर्त रखी थी कि शादी के बाद माहम को एक अलग घर लेकर दूंगा। मुझे शर्त मंजूर नहीं थी, पर अम्मा ने भी ये कर दिया और माहम के लिए एक घर खरीद लिया था, जो कि इत्तेफाक से इस घर के पास था, जो कि इरम के शौहर का था। मैं बहुत खुश हो गया था कि इस बहाने इरम और मैं साथ साथ रहेंगे। ये बात अगर माहम से कर देता तो वो ज़रूर कोई मसला बनाती, इसलिए ये बात मैंने इससे छुपाई थी और इस वक्त आने में बताई थी जब इस बात पर इसने कहराम मचा दिया था कि इस मनहूस का साया घर पर हो जाएगा। मैंने इसे सख्त लफ्ज़ों में बाज आने का कहा था कि अगर वह ऐसा करेगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। इरम ने पहले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, अब मैं इसके साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माहम का इस वक्त मुंह बंद हो गया था, पर जैसे ही एक दिन मैंने इरम को घर आने की दावत दी तो वो फिर से शुरू हो गई कि अगर इरम इस घर में आई तो हमारी लड़ाई हो जाएगी। इस बात पर मुझे समझ न लगी कि लड़ाई तो तब होगी जब वो लड़ेगी, और ये लड़ाई करना इसी का काम ना था। इसमें इरम बीच में नहीं आ सकती। इरम की पसंद की मैंने माहम से खाने बनवाए थे, लेकिन जैसे ही इरम वापस अपने घर गई तो इस देखकर हैरान हो गया था मैं कि माहम ने सारा घर साफ करना शुरू कर दिया था। कहीं इरम के पाँव का निशान तक न था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा। वो कहने लगी कि वो अपनी ज़िंदगी को तबाह नहीं कर सकती। मैंने इसकी बात पर यकीन न किया। इस पर वो कहने लगी कि अगली बार जब इरम आएगी तो मैं खुद ही देख लूँगी। मैंने अगली बार इरम के आने का इंतज़ार किया, लेकिन वो जैसे ही आई तो कुछ भी ना हुआ। साथ ही माँ भी हैरान थी और कहने लगी कि अम्मा ने कहा था कि इरम के घर से आने से घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। इस बात पर मैंने माहम को काफ़ी डांटा भी था कि अब से मैं इस बात पर यकीन नहीं करूँगा। इस दिन ऐसे गुजरते जा रहे थे। इरम हमारे घर अब आती जाती रहती थी। वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी खुश थी, लेकिन इसकी इस शादी में काफ़ी जो भी कुर्बानी दी थी वो इसकी सज़ा माहम की सूरत में भुगत रहा था। इसकी यही कोशिश होती थी कि मैं इसकी बात का यकीन कर लूँ, लेकिन मुझे अब इस पर और किसी पे भी यकीन नहीं था। अचानक ही एक दिन इरम वापस अपने घर गई तो माहम ने चीखना शुरू कर दिया था कि सहन में बिच्छू दिखाई दिया है। ये देखकर मैं भागा भागा सहन में गया। माहम की हालत बहुत बुरी हो गई थी और हकलाई हुई थी। कहने लगी कि इसने बहुत बड़ा बिच्छू देखा है जो कि हमारे घर से बाहर निकला है। इसकी हालत देखकर मुझे भी इस पर यकीन हो गया कि शायद वो सच कह रही होगी।
इसने बिच्छू देखा है। मैंने इसे बताया कि ये इलाका वैसे भी जंगल के साथ है तो बिच्छू का आना नॉर्मल है, पर वो कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इसका ध्यान हटाना चाहा, लेकिन जिस दिन इरम आई थी इसने दोबारा से कहना शुरू कर दिया कि इसने आज बिच्छू देखा है। मैं काफ़ी हैरान हुआ था और माहम से साफ साफ कह दिया कि इसे इरम के घर आते ही ये सब क्यों नजर आता है। वो कहने लगी कि यही तो सच बात है कि इरम के आते ही बिच्छू का आना एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसका मतलब इरम की मनहूसियत है। इसकी बात सुनकर मुझे भी कुछ हद तक ये लगने लगा था कि वो जो कोई भी कर रही है वो सब ठीक है, लेकिन इसमें इरम का क्या कसूर था। पर माहम ने मुझे इस मामले में नरम पड़ते देखा तो वो फौरन ही इससे मजीद मुझे इरम के खिलाफ करना शुरू कर दिया। मैं जब इसकी बात पर खामोश हो जाता, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सोच सकता था कि इरम के खिलाफ भी चला जाऊंगा। पर अपनी बीवी की बातें में पूरी तरह से मैं तब आया था जब हम लोग औलाद की ख्वाहिशमंद थे, लेकिन हमें यह खुशी नसीब नहीं हो रही थी। शादी को 2 साल हो गए थे, पर माहम और मैं हम दोनों पर डॉक्टर को चेक करवाया करते थे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला था कि क्या किया जाए। मेरी परेशानी बढ़ गई थी। इरम का बेटा 1 साल का हो गया था। अब जब भी मैं इरम को देखता था तो सोचता था कि काश मेरी भी औलाद हो जाए, मुझे भी यह खुशी नसीब हो जाए। माँ कहने लगी थी कि शायद इरम के कदम हमारे घर में न पड़े तो हमें भी यह खुशखबरी नसीब हो जाएगी। इसकी बात पर मेरी ज़मीन ने मलामत की कि ऐसा नहीं करना चाहिए, शायद इसी सोच की वजह से हम इस खुशी से महरूम हैं। पर मेरी बात माहम ने सुनी तो काफ़ी गुस्सा करने लगी थी। एक दिन बिलाखिर काफ़ी दुआओं के बाद मुझे और माहम को यह खुशी नसीब हुई कि हमारा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पर माहम कहने लगी कि अगर मैंने ये खुशी इरम को बताई तो हमारी खुशी को इसकी नज़र लग जाएगी। मैंने इसकी बात मान ली, पर मुझे ऐसा लगता था जैसे इससे ना बताकर अच्छा नहीं कर रही थी। मैं सोचकर मैंने इसे बता दिया कि इसने माहम को काफ़ी दुआएं दी थी। माहम की तबीयत अब ज़्यादा ख़राब होने लगी थी और वो काफ़ी ज़्यादा बदमिजाज हो गई थी, इसलिए इससे घर का कोई भी काम नहीं होता था। इसके कहने पर मैंने एक काम वाली अरेंज की और काम वाली के साथ काफ़ी बुरा सलूक करती थी, इसलिए काम वाली कुछ दिन बाद छोड़ गई थी। और मुझे इरम का ख्याल आया क्योंकि इसका शौहर बाहर चला गया था और कुछ देर बाद ही इसने भी शौहर के पास चले जाना था। मैंने इससे बात की और दरख्वास्त की कि वो कुछ दिन के लिए हमारे घर आकर रह ले। इससे कोई इनकार नहीं किया। मैं जानता था कि फ़ौरन मान जाएगी, इसलिए वो मान गई और अगले दिन ही हमारे पास रहने लगी। माहम को हर वक्त यही गुमान लगा रहता था कि कहीं इसकी होने वाली औलाद इरम की वजह से कुछ नुकसान न हो जाए। वो हर वक्त इरम से दूर रहती थी और इसे अपने पास भी नहीं आने देती थी। एक दिन अचानक ही माहम का पाँव फिसल गया और वह नीचे गिर गई। इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मैं इस वक्त घर पर नहीं था और इरम और माहम को संभाला था, इस सहारा दिया था। मैं जैसे वापस आया तो इसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा और डॉक्टर ने जैसे बताया कि मैं अपनी औलाद को दुनिया में आने से पहले खो चुका हूँ, तो इस बात पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। माहम को भी इस चीज़ से दूर रखा था क्योंकि वो बेहोश थी और उसकी तबीयत ये सच जानकर बिगड़ जानी थी, लेकिन ये सच इससे कब तक छुपाया जा सकता था। इरम इसकी निगरानी करती थी। माहम को अचानक से मालूम हो गया था कि वो नन्ही सी जान अब इसकी कोख में नहीं है, तो इसे चिल्लाना शुरू कर दिया और वो इरम पे अचानक चीखने लगी थी कि ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। अगर वो हमारे पास ना आती तो हमारी औलाद आज जिंदा होती। इसकी बुरी नज़र ने हमारी खुशियों को खा लिया। माहम की बात सुनकर इरम भी रोने लगी थी। मैं इन दोनों के बीच में फंस गया था, लेकिन माहम की हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए मैंने इसे संभाला, जो कि अब इरम को बद्दुआ देने लगी थी कि ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। इसकी बद्दुआएं सुनकर मुझे काफ़ी गुस्सा आया। इसलिए नहीं कहना चाहिए कि इरम वापस अपने घर चली गई थी। माहम को मैं अस्पताल लेकर आ गया। माहम ने हर हद पार कर दी थी। इसका मिजाज अब बहुत बदल गया था। मैंने अम्मा से बात कर ली थी कि अगर इसका ऐसा रवैया रहा तो मैं इसे छोड़ दूंगा और मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। अगर औलाद खोई है तो इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी माहम की लापरवाही है। अम्मा ने मुझे समझाया, लेकिन मैं भी अपने आपे से बाहर आ चुका था और इरादा कर लिया था कि माहम को छोड़ दूंगा। अनीला ने मेरी यह खबर सुनी तो मुझे काफ़ी समझाने लगी कि इतनी सी बात पर मुझे इसे छोड़ना नहीं चाहिए और गलतफहमी की वजह से इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अगर मैं इसके साथ रहता तो भी वो कभी ऐसी की ऐसी ही थी। माहम के साथ मेरी अलहदगी हो गई। मैं जान गया था कि वो बिच्छू वाली बात पर मुझे झूठ कहेगी। इस वक्त कोई बिच्छू नहीं था, ये बात मैंने खुद इसके मुंह से सुनी थी और मुझे काफ़ी हैरानी भी हो रही थी। इरम ने मुझे अपने पास बुलाने का इरादा किया था। मैंने काफ़ी मना किया था और वो ये कहना चाहता था कि मेरा वीज़ा भिजवाएगा। ये बात सुनकर मुझे इस वक्त पर गुस्सा आता था जब मैं भी कहीं ना कहीं इरम को बुरा समझने लगता था। इसने हमेशा ही सगी बहन से बढ़कर मेरा ख्याल रखा था, मुझे किसी भी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ा था। मैं इसके पास बाहर चला गया था। पहले तो मुझे काफ़ी मुश्किल होती थी, लेकिन इसका सारा मुझे जानता था
क्योंकि मेरे दोस्त ने ही इससे मिलवाया था। इस वजह से हम दोनों की काफ़ी कमर से में एक दूसरे से अच्छी बनने लगी थी। इरम को भी काफ़ी खुशी हुई थी। एक रात वो मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि आगे की ज़िंदगी के लिए मैंने क्या सोचा है। मैं इसकी बात समझ न सका और पूछने लगा कि इसकी बात का क्या मतलब है। जब वो पूछने लगी कि मेरा शादी का क्या इरादा है, इस पर मैंने इसे बताया कि मैं अब ज़िंदगी अकेले जीना चाहता हूँ, क्योंकि इस रिश्ते पर से मेरा एतबार उठ गया है। अनिला मुझे काफ़ी समझाती थी, लेकिन मैंने इसकी बात को समझने और मानने से इनकार कर दिया। अम्मा जानती थी कि इरम और मैं इकट्ठे रहते हैं। इन्होंने भी इरम से अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया। ये सोचकर मुझे बहुत खुशी होती थी कि अम्मा का रवैया इरम के साथ अच्छा हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ़ की दीवार भी पिघलने लगी थी। अंकल भी अपनी बेटी की कदर करने लगे थे। मैं जानता था कि ये सब इस वजह से है क्योंकि इरम बाहर चली गई है, लेकिन ये जानता था कि कल को वो इरम को इतनी इज्जत देगी जितनी वो हकदार थी। मेरी एक बिजनेस पार्टनर इरम की दोस्त बन गई थी, जो कि मेरी ही उम्र की थी। इरम ने इसे मेरे बारे में सब कुछ बताया हुआ था। एक रात इरम ने इसके बारे में मुझसे बात करना शुरू की। ऐसा नहीं था कि पहले वो मुझसे कोई बात नहीं करती थी, लेकिन इस बार इस बात करने का मकसद काफ़ी अलग था। मैं जान गया था कि वो क्या चाहती है, लेकिन ये काम और दूसरी ज़िंदगी को मिक्स नहीं करना चाहता था। पर इरम ने मुझे वो वक्त याद करवाया जब मैंने इरम को ऐसे मनाया था और शादी के लिए समझाया था। इस बार मेरी बारी थी कि मैं इसकी बात को मान लेता। मैंने इसका मान रखते हुए इसकी बात मान ली और सब कुछ इरम पर छोड़ दिया। इसने भी मेरे इसके भरोसे को कभी ना तोड़ने का वादा किया। मुख्तसर ये कि मेरी शादी मेरी बिजनेस पार्टनर से हो गई। शुरू में मुझे काफ़ी मुश्किल हुई थी क्योंकि इस शादीशुदा ज़िंदगी पर से मेरा भरोसा उठ चुका था। पर मेरी बीवी बहुत अच्छी थी। सबसे अहम बात, मुझे लगता था कि वो इरम की दोस्त थी। वो मुझसे ज़्यादा इरम के साथ अटैच थी। इरम से मेरी बात बताई थी तभी वो मेरा ख्याल रखती थी। इस बात का ख्याल भी रखती थी कि इसकी किसी भी बात से मुझे तकलीफ ना हो। मैंने अपनी बीवी की इस हुस्न अखलाकी की वजह से पिछली ज़िंदगी की सारी गुजरी हुई तल्ख यादों को भुलाना शुरू कर दिया और सोच लिया था कि इनका असर अपनी नई ज़िंदगी पर कभी नहीं पड़ने दूंगा। हम लोग अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए। कुछ अरसे बाद मुझे औलाद की दौलत की नवाजिश हुई थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि ये ख्वाहिश मुझे बहुत मुश्किल से नसीब हुई थी। यह खुशी मुश्किल से नसीब हुई थी, इसलिए मैंने काफ़ी सब्र किया था। और इरम भी मेरी औलाद से काफ़ी प्यार करती थी, एक फूफो से बढ़कर प्यार देती थी और अपने बच्चों के लिए वो चीज़ भी लेती थी मेरे बेटे के लिए इस तरह की खरीदी थी। मैंने सोच लिया था कि इस बात का जिक्र कभी भी औलाद के सामने नहीं करूँगा कि इसकी फूफी सगी नहीं है। अब मेरा बेटा काफ़ी बड़ा हो चुका है और वह इरम के बच्चों के साथ खेलता है। मुझे बाद में फ़ख्र होता है कि मेरे बच्चों की तरबियत एक अच्छी माँ करेगी। मैंने अपनी नई ज़िंदगी में कभी भी माँ का नाम नहीं लिया और वफादारी के साथ अपनी बीवी के साथ खुश था।